तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि क्या आप यहाँ पे आने के बाद अमीर हो सकेंगे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस था, इस हवाले से मैंने काफी मॉड्यूल्स भी फेल कर दिए थे। आपने उनको टाइमली क्लियर करना है ताकि अकोमोडेशन कैसे होगी, ट्रैवलिंग, फूड और जॉब सैलरीज हैं वो टाइमली पे नहीं की जाती थी। जो आइलैंड ब्रांच की जो मैनेजर है वो इंडियन है, उन्होंने ये सैलरी चाहिए। तो यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो सैलरी बेस्ड सिस्टम है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी रीजन ये है कि मैं आज आप दोस्तों के साथ अपना जो 2 साल का एक्सपीरियंस है यूके के हवाले से वो शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आई एम श्योर काफी ज्यादा क्वेश्चन है वो यूके के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा अपनी ड्यूरिंग स्टडी या जॉब के हवाले से, क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको आज की वीडियो से काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मेरा जो स्टडी फेज था वो मैंने कैसे गुजारा, उसमें कौन कौन सी मैंने चबल हमारी मिस्टेक्स की वो आपने नहीं करनी। सेकंड, हम जॉब के हवाले से मैंने कैसे जॉब्स हासिल की या मुझे जॉब के हवाले से क्या क्या इशू रहे उनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सैलरी सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है, क्या वो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे आने के बाद अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पे आने के बाद अमीर हो सकेंगे। तो आज की वीडियो इन्हीं 3 कैटेगरीज पे बेस कर रही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को थम अप जरूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके होम पेज पे आते रहे। तो चलते हैं आज वीडियो तरफ, तो इन तीनों कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो लाइव हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है व्लॉगिंग चैनल में तो आप वो चैनल भी जाके विजिट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा जो स्टडी फेज था वो कैसा गुजरा। यहाँ पे मैं आपको बताया चलूँ कि मैंने जिस सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई किया था और सितंबर की नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं वो 6 सितंबर से स्टार्ट होती हैं और मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस था। मैंने जो अपना वीजा सबमिट किया था वो अगस्त के स्टार्ट में किया था, जो कि डिले होता होता नवंबर तक चला गया था। मीनवाइल मेरे सबकॉन्शियस में ये भी चीजें चलनी स्टार्ट हो चुकी थी, यार वीजा लगेगा नहीं लगेगा, और मैंने इसी दौरान अपनी काफी ज्यादा क्लासेस भी मिस कर दी। और स्टार्ट में कुछ डेफिनेटली अगर आप ओवरसीज से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उस वाले से आपको काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एनरोलमेंट के हवाले से कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, तो काफी झंझट होते हैं अगर आप ऑनलाइन से क्लासेस ले रहे हो। तो ऑनलाइन क्लासेस मैंने मिस कर दी और उसके साथ मेरे जो वीजा वो भी डिले हो रहा था। और मीनवाइल सबकॉन्शियस में ये चीजें भी चल रही थी, यार वीजा लगेगा नहीं लगेगा, फीस मजीद सबमिट करवाऊं नहीं करवाऊं, तो काफी ज्यादा चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। नवंबर के एंड तक मुझे वीजा इशू हो चुका था, उस दौरान मैंने काफी ज्यादा असाइनमेंट के साथ साथ क्विज भी मिस हो चुके थे, उसके हवाले से मैंने काफी मॉड्यूल्स भी फेल कर दिए थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैं टिकट करवाई और मैं तकरीबन यहाँ पे 9 दिसंबर को पहुंच चुका। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन करता चलूं कि जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस रात मैंने वहां बैठ के पाकिस्तान में अपनी जो असाइनमेंट वो भी सबमिट की थी। इवन के मैंने टीचर को टिकट की पिक्चर वगैरह भी भेजी कि मेरी टॉप फ्लाइट है, मुझे 2 दिन की एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। और मैंने उसी रात बैठ के अपनी असाइनमेंट, उसका जो प्लेजरिज्म वगैरह वो रिमूव करके अपनी असाइनमेंट सबमिट की। थैंक गॉड वो मेरी असाइनमेंट क्लियर हो गई थी। मैं यहाँ पहुंचा और एक वीक के बाद से असाइनमेंट थी इस सेमेस्टर की 18 दिसंबर को मैंने सबमिट की और 18 दिसंबर के बाद से यहाँ पे क्रिसमस और बाकी जो हॉलीडेज है वो स्टार्ट होगी और जो मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर था वो 29 जनवरी को स्टार्ट होना था। स्टडी के वाले से अभी फिलहाल यहाँ तक जो स्टोरी थी वो बिल्कुल मैस अप हो चुका था, मैंने काफी ज्यादा चीजें मिस कर दी थी। लेकिन दूसरी साइड पे एक अच्छी चीज ये थी कि जो नया ट्राइमेस्टर था 29 जनवरी को स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे एक चीज मेरे फेवर में ये रही कि मेरे पास से एक टाइम आ गया कि इस टाइम के दौरान बाकी जो चीजें होती है यहाँ पे सेटल डाउन करने वाले वो मैं सेटल डाउन कर सकता था। खैर अल्लाह करके जो मेरा सेकंड सेमेस्टर वो स्टार्ट हुआ और जैसे ही सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मेरे पे काफी ज्यादा बर्डन हो गया मेन स्टडी का, कि मुझे अपने जो पिछला जो सेमेस्टर था उसके मैंने सब्जेक्ट्स को भी देखना था और एट द सेम टाइम मैंने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को भी देखना था और मेक श्योर करना था कि ये जो दोनों मेरे सेमेस्टर्स हैं वो ऑन टाइम क्लियर होने चाहिए ताकि मुझे फ्यूचर में वीजा के हवाले से कोई इशू ना बने। और यहाँ मैं आपको बताना चलूं कि अगर खुदा ना साहब आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं होती या कोर्स में फेल होते रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपके वीजे के हवाले से और बाकी जो भी मामला होते हैं इस हवाले से। तो आपने मेक श्योर करना है आपने अपने सब्जेक्ट्स के जो भी असाइनमेंट्स होंगे, क्विज होंगे, आपने ऑन टाइम उनको क्लियर करना है। फाइनली क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी न किसी तरीके से अपने जो असाइनमेंट्स थी वो कंप्लीट की और प्रीवियस जो जितने मेरी पेंडिंग थी उनको भी क्लियर किया। काफी दोस्तों ने इस हवाले से हेल्प आउट भी की, आप इस चीजों को कैसे लेके चल सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैंने अपना जो कोर्स है वो अल्लाह करके कंप्लीट किया, तो इस तरह जो मेरी डिग्री है वो मुझे
मिल गई जी। तो ये था जी शॉर्ट सा ओवरव्यू स्टडी के हवाले से। अगर आप यहाँ पे स्टडी का प्लान कर रहे हैं तो आपने किन किन मिस्टेक्स को नहीं करना, मेक श्योर करना है कि जो जो आपकी असाइनमेंट्स हो, क्विज हो, आपने उनको टाइमली क्लियर करना है ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये होता है कि हमें एयरपोर्ट पे कौन बुक करेगा, अकोमोडेशन कैसे होगी, ट्रैवलिंग, फूड और जॉब। तो इन तमाम चीजों के हवाले से आपके माइंड में क्वेश्चन उभरने शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे माइंड में ये क्वेश्चन थे कि यार ये सब कुछ कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू अपने जो दोस्त हैं यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे हर हवाले से अकोमोडेट किया, एयरपोर्ट से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे संभाला और काफी ज्यादा सपोर्टिव है और हर हवाले से मेरा ख्याल भी रख रहे हैं। डेफिनेटली स्टार्ट में तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, एयरपोर्ट से मुझे लेने आ गया, अकोमोडेशन अरेंज होगी, फूड के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरी पहली जॉब थी उस हवाले से मुझे काफी ज्यादा कोऑपरेट किया। आपको पता है कि जैसे आप स्टूडेंट होंगे आपको 20 आवर्स अलाउ होंगे। पहली जो जॉब थी वो मेरी सबवे मैंने यहाँ पे की थी, इल्फर्ड पे और स्टेफनी ग्रीन होगी, देन उसके अलावा उनकी जो ब्रांच है माइल एंड पे। मैंने इन तीन ब्रांचों पे काम किया। सैलरी के हवाले से इश्यूज देखने को मिले कि उन्होंने मुझे जो सैलरी थी वो पे नहीं की और ये जो स्टोरी चली है वो काफी लंबी स्टोरी थी। इस हवाले से मैंने वीडियोस भी चैनल पे अपलोड की थी। एक साल के फॉलोअप करने के बाद वो जो सैलरीज है वो मुझे पे की गई। सबवे के साथ मैंने तकरीबन 4 से 5 माह जॉब की थी और वो मैंने जो उसके बाद जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे जो सैलरीज हैं वो टाइमली पे नहीं की जाती थी। काफी ज्यादा मैंने स्ट्रगल की इस हवाले से अपनी सैलरीज को रिकवर करने के लिए। उसमें थैंक यू भी बोलना चाहूंगा जो माइल एंड ब्रांच की जो मैनेजर है वो इंडियन है, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी सैलरी रिकवर करने के हवाले से। यहाँ पे एक और मैं चीज भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कहीं भी जॉब करते हैं आपने अपने तौर पे अपना जो स्केड्यूल होता है, जो रोटा होता है, आपने उनको मैनेज जरूर करना है। अपने पास एक एक्सेल फाइल जरूर बना के रखें कि आपको पता हो कि आपने किस दिन कहाँ पे काम किया, कितने घंटे काम किया और आपका पे रेट क्या था। तो मैंने अपने पास ये तमाम चीजें रिकॉर्ड रखा हुआ था और वो कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ये मैनेजर का बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड था वो मैंने उनके सामने रखा। एरिया मैनेजर तक मैंने अप्रोच किया कि ये मेरा रिकॉर्ड आप इसको कैमरास के थ्रू मैच कर लें और मैंने ये काम किया और ये मुझे सैलरी चाहिए। क्योंकि मुझे 100% सैलरी नहीं रिकवर हुई तो इसमें 90% मुझे सैलरी रिकवर हुई थी और इसमें जो क्रेडिट था वो एरिया मैनेजर को भी जाता है जिन्होंने मुझे इस हवाले से काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो 5 महीने मैंने सबवे में काम किया। उसके बाद मैंने अपनी जो जॉब है वो एक फैक्ट्री में स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे ऑन ऑफ यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। अगर मैं किसी और जगह पे जॉब करता तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी कि मैं उस जॉब को छोड़ के यूनिवर्सिटी जाऊं। फैक्ट्री में काम करने का आपको ये फायदा होता है कि मोस्टली हमारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन थी तो मैं अपनी क्लासेस वो ऑनलाइन साथ लेता रहता था, उसके साथ से मैं भी जॉब भी करता रहता था। इसमें 2 in 1 चल रहा था कि जॉब भी चल रही थी उसके साथ मेरी स्टडी भी जा रही थी। तो यहाँ पे फैक्ट्री वाला को जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस हवाले से भी कोऑपरेट किया, असिस्ट किया कि मैं काम करते हुए अपनी जो क्लासेस है वो भी ले लेता था और जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता था वो मुझे यूनिवर्सिटी भी जाने देते थे। ओवरऑल ये मेरी सिचुएशन रही है जी जॉब के हवाले से। और यहाँ पे आपको जो बातों का खास कारण है कि आपने जहाँ भी जॉब करें अपना पास रिकॉर्ड मेंटेन रखें, अपना स्केड्यूल मेंटेन रखें ताकि अगर आपको सैलरी के वाले इश्यू होता है तो आप उनको वो तमाम रिकॉर्ड दिखा सके और आपकी जो सैलरी है वो आपको मिल सके। यहाँ एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ यूके में लैंड हुआ था तो विद इन नेक्स्ट वीक मैंने यहाँ का जो सिक्योरिटी लाइसेंस है वो भी अप्लाई कर दिया था। तो कि जो सिक्योरिटी की जॉब है मैंने बहुत देर से स्टार्ट की थी जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मुझे स्टार्ट से ही वो जॉब लेके चलनी चाहिए थी। मैंने जो अपनी सिक्योरिटी जॉब स्टार्ट किया वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एक प्रॉपर कंपनी को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने अपनी ये जो सिक्योरिटी वाली जॉब है वो स्टार्ट की थी। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं अपना सिक्योरिटी लाइसेंस भी बनवा लेते हैं तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इन हो जाएं तो उस हवाले से भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। फीसेस के हवाले से, एक्सपेंसिव के हवाले से, एट द सेम टाइम आप अपनी होम कंट्री में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगे। अदरवाइज आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से। चलें ये कुछ गपशप होगी जॉब के हवाले से और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ यूके का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सैलरी बेस्ड सिस्टम है, वो उसमें कितना पोटेंशियल है कि अगर यहाँ पे आते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ की जो मिनिमम सैलरी है, जो टैक्सेबल इनकम नहीं होती, वो है जी 12,000 पाउंड। अगर आपकी एक साल की इनकम 12,000 पाउंड है और मंथली इसमें देखा जाए तो 1,000 पाउंड होगा तो ये टैक्स फ्री इनकम होगी। इस पे आपको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है। नॉर्मली ये देखा जाएगा अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो आपकी 1,000 मंथली इनकम है तो इसमें आप डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, उसके साथ साथ अपनी होम कंट्री में भी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ की जो मिनिमम सैलरी है वो 2,000 से लेकर 3,000 पाउंड तक होनी चाहिए। तब जाके आप अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर
सकेंगे और अपने फाइनेंशियल मैटर्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपकी सैलरी 1000 से बढ़कर 2000 से या 4000 के दरमियान आती है तो यहाँ पे आपको 20% टैक्स मंथली पे करना होगा जी गवर्नमेंट को। इसमें आपका टैक्स आ जाएगा प्लस एनआई की कंट्रीब्यूशन होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी 4000 है मंथली है तो इसमें अगर 20% काउंट करें तो मंथली आपको 800 से 900 पाउंड आपको इनकम टैक्स की सूरत में पे करना होगा। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि बहुत ही तकड़े बंदे की वो क्या कहते हैं ना कमर तोड़ के रख देती है। कहने का मतलब है कि आपकी जितनी इनकम हाई होगी आपको टैक्स भी उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपकी यही सैलरी 4000 प्लस चली जाती है 5000 या 6000 इस तरह आपका जो टैक्स होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा और 20% लेकर 50% तक आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे यूके में अगर डॉक्टर्स वगैरह हैं या फिर बाकी जितने भी अच्छे प्रोफेशन होते हैं वो तो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करते चलूँ कि दो की उनकी जो सैलरीज होती हैं वो नंबर्स में तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब उनको सैलरी दी जाती है उनकी टैक्स पे करना होता है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी इनकम हाई होती जाएगी आपको टैक्स की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मोर लेस में उनको सैलरीज दी जाती है तमाम प्रोफेशंस की यहाँ पे वो तकरीबन सिमिलर ही होती है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे बात समझने की ये है कि यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो सैलरी बेस्ड सिस्टम है बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया। उसकी रीजन ये है कि ना तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है और ना ही यहाँ पे कोई गरीब हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम वेज सेट किया गया है कि अगर आप यहाँ पे एनआई पे जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम आपको इतनी वेज मिलेगी। अदरवाइज आपके पास कोई स्किल है या कोई एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा भी मिलेगी। लेकिन एक मिनिमम लेवल सेट किया गया है। यहाँ का जो सिस्टम है हमारे होम कंट्री के सिस्टम से काफी ज्यादा डिफरेंट है और जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। बॉटम लाइन ये है कि यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसे डिजाइन किया गया है ना कोई ज्यादा अमीर हो सकता है और ना ही वो कोई गरीब हो सकता है। एक बैलेंस सिस्टम है ताकि इक्वली सबको बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मेरे 2 इयर्स एक्सपीरियंस के हवाले से। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो और आप समझते हैं कि मैं किसी हवाले से आपके काम आ सकता हूँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो 100% आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं कि नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।